नमस्कार। आज हम मांसपेशियों से जुड़ी दो खास स्थितियों पर बात करने वाले हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसे हम एमडी भी कहते हैं, और दूसरी है बेथलेम मायोपैथी। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो न सिर्फ इनके बारे में बताती है, बल्कि उन लोगों की हिम्मत भरी कहानियों को भी सामने लाती है जो इन चुनौतियों के साथ जी रहे हैं। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्थितियां हैं क्या, इनमें क्या खास फर्क है और कैसे इनसे जूझते हुए लोग भी हमें जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखना सिखाते हैं। हाँ, मतलब ये सिर्फ कोई मेडिकल नहीं जानकारी नहीं होगी। नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये इंसान के जज्बे की कहानी है। सही कहा। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि ताकत मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ, शरीर की ताकत। पर आज की ये बातचीत शायद हमें ये सोचने पर मजबूर कर दे कि असली ताकत आखिर है कहाँ। क्या वो हिम्मत में है, या अपने सपनों को जिंदा रखने में, या उस जज्बे में कि बस हार नहीं माननी है। बहुत गहरा सवाल है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी एमडी से शुरू करें। जो हमें पता चला है ये कोई एक अकेली बीमारी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी असल में एक कह सकते हैं एक छाता शब्द है, अच्छा। जिसके नीचे कई अलग अलग तरह की जेनेटिक मतलब आनुवांशिक बीमारियां आती हैं। आती हैं। इनकी वजहें अलग अलग जीन में गड़बड़ी हो सकती हैं, हाँ। पर इन सब में एक बात कॉमन है। वो क्या है? वो है मांसपेशियों का धीरे धीरे कमजोर होते जाना। धीरे धीरे कमजोर होना। हम्म। और ये सिर्फ हाथ पैर की मांसपेशियों की बात है या? नहीं, ये कहीं भी असर कर सकती है। और जरूरी बात यह है कि ये समय के साथ बढ़ती जाती है, प्रोग्रेसिव होती है। प्रोग्रेसिव मतलब हालत बिगड़ती जाती है। हाँ, कह सकते हैं। इससे होता क्या है कि रोज के काम, जैसे आप कह रही थी, चलना फिरना, सीढ़ी चढ़ना, कोई सामान उठाना, ये सब बहुत मुश्किल होने लगता है। असल में होता यह है कि मांसपेशियों को बनाने वाले या उनकी मरम्मत करने वाले प्रोटीन के जीन में कुछ खराबी आ जाती है। तो मांसपेशी के जो फाइबर हैं वो ठीक से बन नहीं पाते या टूटते जाते हैं, और उनकी जगह फैट या दूसरी चीजें ले लेती हैं। ओहो। और ये किस मांसपेशी पर असर करेगा, कितनी तेजी से बढ़ेगा, ये एमडी के टाइप पर निर्भर करता है। कुछ टाइप ऐसे भी हैं जिनमें दिल या सांस लेने वाली मांसपेशियां भी प्रभावित होती हैं। ये तो वाकई चिंता की बात है। लेकिन आपने एक और स्थिति का नाम लिया था, बेथलेम मायोपैथी। ये भी मांसपेशियों से ही जुड़ी है पर कुछ अलग है। हाँ, बेथलम मायोपैथी ये भी एक जेनेटिक कंडीशन है, और देखा जाए तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बड़े परिवार का ही एक हिस्सा मान सकते हैं इसको। लेकिन इसकी अपनी कुछ खास बातें हैं। जैसे कि? पहली बात तो ये कि ये जन्मजात होती है, कॉन्जेनिटल। जन्मजात मतलब पैदा होने के साथ ही? जी। लक्षण या तो जन्म के समय दिख जाते हैं या फिर बिल्कुल शुरुआती बचपन में। जबकि एमडी के कई दूसरे प्रकार जो हैं वो थोड़ी बाद की उम्र में, जैसे किशोरावस्था में या बड़े होने पर सामने आते हैं। बेथलेम जल्दी शुरू हो जाती है। अच्छा, तो ये एक बड़ा फर्क है। और इसमें सिर्फ मांसपेशियों की कमजोरी होती है या कुछ और भी? मांसपेशियों की कमजोरी तो होती ही है, खासकर शरीर के जो पास वाले हिस्से हैं, जैसे कंधे, कूल्हे, प्रॉक्सिमल मसल्स जिन्हें कहते हैं। लेकिन इसकी एक और खास पहचान है। वो क्या? वो है जोड़ों में अकड़न। इसे कॉन्ट्रैक्चर कहते हैं। कॉन्ट्रैक्चर यानी जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं? बिल्कुल। उंगलियों में, कलाई में, कोहनी, टखनों में ये अकड़न ज्यादा देखने को मिलती है। इससे होता यह है कि जोड़ को पूरा सीधा करना या मोड़ना मुश्किल हो जाता है। ओह। और इसकी वजह है कोलेजन टाइप वीआई नाम के प्रोटीन के जीन में गड़बड़ी। ये प्रोटीन मांसपेशियों और जोड़ने वाले टिश्यूज मतलब कनेक्टिव टिश्यू के लिए जरूरी होता है। तो कमजोरी के साथ साथ जोड़ों की ये जकड़न, जी ये इसे एमडी के कई दूसरे रूपों से काफी अलग बनाती है। जी। और आपने शायद पहले इसकी स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता के बारे में कुछ कहा था। वो बात मुझे थोड़ी अलग लगी। हाँ, और ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, बेथलेम मायोपैथी शुरू तो जल्दी हो जाती है, बचपन में ही। लेकिन जानकारी ये बताती है कि ये अक्सर जिंदगी भर करीब करीब एक जैसी बनी रहती है। मतलब ये कि ये बहुत धीरे धीरे बढ़ती है या कई बार बढ़ती ही नहीं। एमडी के कई दूसरे प्रकारों की तरह इसमें तेजी से गिरावट नहीं आती। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा फर्क हुआ। हाँ, बिल्कुल। और सोचिए, इस स्थिरता का मरीज और परिवार के लिए कितना मतलब होता होगा। भविष्य की प्लानिंग करने के लिए, पढ़ाई, करियर, लाइफस्टाइल, इन सब के बारे में सोचने के लिए एक आधार मिल जाता है। उन्हें ये पता होता है कि शायद स्थिति अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ेगी नहीं। ये बात तो है। एक तरह की मानसिक शांति मिलती होगी इससे।
जी, एक तरह की तैयारी करने का मौका मिलता है। लेकिन चाहे स्थिति स्थिर हो या बढ़ती जाए, ये तो साफ है कि इनके साथ जीना आसान नहीं होता होगा। रोज न जाने कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा। वो काम जो हम शायद सोचते भी नहीं, उनके लिए रोज एक लड़ाई। बिल्कुल। शारीरिक सीमाओं के अलावा भी बहुत कुछ होता है, जैसे लगातार थकान रहना, कभी-कभी दर्द भी होता है, गिरने का डर हमेशा बना रहता है। और फिर समाज का रवैया। हाँ, वो भी। लोगों की नजरें, उनके सवाल, कभी-कभी बिना सोचे समझे कही गई बातें, ये सब बहुत गहरा असर डाल सकती हैं। स्कूलों में, ऑफिस में या आम जगहों पर जरूरी सुविधाओं की कमी, वो एक अलग बड़ी मुश्किल है। लेकिन यहीं पर वो दूसरा पहलू आता है जिसके बारे में जानकारी मिली है और जो मुझे बहुत प्रेरणादायक लगा। क्या? कि इन शारीरिक मुश्किलों के बावजूद बहुत से लोग एक भरपूर, एक अच्छी जिंदगी जीते हैं। व्हीलचेयर पर होते हुए या किसी और सहारे से वो अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, अपना करियर बनाते हैं, अपने शौक पूरे करते हैं, यहाँ तक कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेते हैं। हाँ, ये सच है। और ये सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों की बात नहीं है। बहुत से लोग अपनी सीमाओं के अंदर रहते हुए भी खुशी और मतलब ढूंढ लेते हैं अपनी जिंदगी में। कोई उदाहरण है आपके पास? हाँ, जैसे जानकारी में जिक्र है किसी ऐसे व्यक्ति का जिसे चलने में बहुत दिक्कत थी, पर उसने पेंटिंग में कमाल कर दिया। या कोई और शायद बोल नहीं पाता था, पर उसने लिखकर अपनी बात दुनिया तक पहुंचाई। वाह! तो ये कहानियां दिखाती हैं कि इंसान की क्रिएटिविटी और मुश्किलों से लड़ने की क्षमता कितनी गजब की है। बिल्कुल। ये उस बात को और पक्का करता है कि असली ताकत शायद बाहर नहीं दिखती, वो अंदर होती है। सही कहा। उस इरादे में, उस जज्बे में, जो कहता है कि ठीक है, हालात मुश्किल हैं, पर मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। ये सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होने की बात नहीं रह जाती फिर। नहीं, ये मानसिक और भावनात्मक मजबूती की कहानी बन जाती है। हाँ। और ये जो मानसिक और भावनात्मक शक्ति है ना, ये बहुत गहरी चीज है। आप सोचिए, जब आप रोज किसी न किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो आप धीरे धीरे शायद बिना जाने ही अंदर से मजबूत होते जाते हैं। हाँ। हर मुश्किल आपको कुछ सिखा जाती है। ये मानना कि हाँ, जीवन में दिक्कतें हैं, पर फिर भी उम्मीद को पकड़े रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल। एक विचार जो सामने आता है वो कुछ ऐसा है कि जिंदगी मुश्किल जरूर है, पर अंधेरे में भी कहीं ना कहीं रोशनी की एक किरण हमेशा होती है। बस उसे देखने और थामे रखने की जरूरत है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, है ना? ये यथार्थ को स्वीकार करके आगे बढ़ना है। बिल्कुल, ये यथार्थवादी आशावाद है। और ये जो लचीलापन है, ये जो रेजिलियंस है, ये सिर्फ मरीज में ही नहीं आता। आप परिवारों की बात कर रहे हैं। हाँ, ये पूरे परिवार के लिए एक सफर होता है। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, सब इसका हिस्सा बनते हैं। उन्हें भी अपनी भावनाओं से, अपने डर से, अपनी उम्मीदों से गुजरना पड़ता है। सही बात है। लेकिन अक्सर ये भी देखा जाता है कि ये जो साझा मुश्किलें होती हैं ना, ये परिवारों को और करीब ले आती हैं। उनमें एक दूसरे के लिए समझ और सहयोग बढ़ जाता है। वो एक दूसरे की ताकत बनते हैं। तो ये मानसिक दृढ़ता सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होती, ये पूरे सपोर्ट सिस्टम की होती है। ये आपसी सहयोग और समझ तो यकीनन बहुत जरूरी है। लेकिन यहीं एक और मुश्किल खड़ी हो जाती है जिसका जिक्र भी है जानकारी में। समाज में इन बीमारियों के बारे में जागरूकता की कमी। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसकी वजह से कई मुश्किलें पैदा होती हैं। जैसे? देखिए, जब आम लोगों को या टीचर्स को या कई बार तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी इन रेयर बीमारियों की पूरी जानकारी नहीं होती, तो मरीजों और उनके परिवारों को सही मदद मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। गलत फहमियां पैदा होती हैं। जैसे लोग मान लेते हैं कि अगर कोई शारीरिक रूप से अक्षम है, तो शायद वो दिमागी रूप से भी कमजोर होगा, जो कि सरासर गलत है। उफ़्फ़ो, ये तो बहुत गलत धारणा है। बिल्कुल। और इस जानकारी की कमी के नतीजे क्या होते हैं? स्कूलों में जरूरी मदद मिलने में देर हो सकती है, ऑफिस में भेदभाव हो सकता है, या नौकरी मिलना ही मुश्किल हो सकता है। अच्छा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बिल्डिंग्स में आने जाने की दिक्कतें, एक्सेसिबिलिटी इश्यूज होती हैं। डॉक्टरों में भी अगर वो स्पेशलिस्ट नहीं है, तो सही डायग्नोसिस, सही इलाज का प्लान बनाने में वक्त लग सकता है। और सामाजिक तौर पर? सामाजिक तौर पर भी लोग कतराने लगते हैं, या कई बार मरीज खुद ही अलग थलग महसूस करता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसकी हालत समझेगा ही नहीं। ये तो बहुत गंभीर स्थिति है। तो इसका हल क्या है? जानकारी क्या कहती है? हल तो कई स्तरों पर है। पहला और सबसे जरूरी कदम है सही जानकारी फैलाना। कैसे? भरोसेमंद स्रोतों से इन बीमारियों के बारे में जानना और फिर उसे शेयर करना। स्कूलों के सिलेबस में, हेल्थ कैंपेन में, मीडिया में इन पर बात होनी चाहिए। जो गलत बातें फैली हुई हैं, जो मिथक हैं, उन्हें तोड़ना और सच सामने लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, जानकारी फैलाना एक बात हुई, और कुछ? हाँ, जानकारी देने के साथ साथ, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी है
लोगों का नजरिया बदलना, रवैया बदलना। मतलब हमें हमदर्दी, सहानुभूति और सम्मान का भाव लाना होगा। ये समझना होगा कि हर इंसान की कहानी अलग है, उसकी ज़रूरतें अलग हैं। किसी को उसकी व्हीलचेयर या उसकी चाल से जज करने के बजाय उसे एक इंसान के तौर पर देखना, उसकी काबिलियत पर ध्यान देना, ये ज़रूरी है। जैसा कि कहा गया है, यही तो इंसानियत है। दूसरों के दर्द को महसूस करना, उनकी जगह खुद को रखकर सोचना। जानकारी दिमाग खोलती है, पर हमदर्दी दिल जोड़ती है। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें, हमने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और बेथलेम मायोपैथी के बारे में बात की जी। हमने समझा कि एमडी कई तरह की होती हैं, जिसमें मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होती हैं, और बेथलेम मायोपैथी जो जन्म से होती है, जिसमें जोड़ों की अकड़न भी होती है, पर वो अक्सर ज्यादा स्टेबल रहती है, उतनी तेजी से बिगड़ती नहीं। इनके मुख्य फर्क हमने समझे। हाँ, और हमने ये भी देखा कि ये जानकारी सिर्फ मेडिकल फैक्ट्स तक ही सीमित नहीं है। ये इंसान के अनुभव के बहुत गहरे सच भी सामने लाती है। बिल्कुल। शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि इंसान का जज्बा, उसकी हिम्मत, उसकी शारीरिक सीमाओं से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। सपने देखने की इच्छा और मुश्किलों में भी रास्ता बनाने की कोशिश, यही चीजें जो हमें आगे बढ़ाती हैं। ऐसा लगता है कि चुनौतियां हमें सिर्फ तोड़ती नहीं है, बल्कि वो हमें हमारी अपनी अंदर की ताकत से मिलवाती हैं, शायद महानता की तरफ ले जाती हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाला विचार सामने आता है। शायद हमारे सुनने वाले भी इस पर सोचें। क्या विचार है वो? एक पंक्ति है कि शरीर भले ही कमजोर पड़ जाए, पर सपनों में वही ताकत बनी रहती है। ये लाइन हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करती है। हम अक्सर क्या करते हैं, हम जीवन की सफलता को, उसकी पूर्णता को कहीं ना कहीं शारीरिक क्षमताओं से जोड़ देते हैं। हाँ, ये सोच तो है समाज में। एक आम धारणा है कि अगर कोई फिजिकली पूरी तरह से फिट नहीं है, तो शायद उसकी जिंदगी अधूरी है या कम है। पर क्या सच में ऐसा है? क्या जिंदगी की क्वालिटी, खुशी या मकसद पाने के पैमाने इतने ही छोटे हैं? ये सोचने वाली बात है। ये जानकारी हमें अपनी इन बनी बनाई सोच पर सवाल उठाने को कहती है। ये हमें उस अनदेखी ताकत के बारे में सोचने को कहती है जो इंसान को किसी भी हालत में आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। क्या वो सपनों की ताकत है? क्या वो किसी बड़े मकसद से जुड़ने का एहसास है, या कुछ और? ये सवाल हमें इंसान के अनुभव की उन गहराइयों में ले जाता है जहां ताकत दिखती नहीं, बस महसूस होती है, और जहां सीमाएं वो शायद अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती हैं।